सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की केजरीवाल कुछ ही देर में तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी है। केजरीवाल को जमानत सीबीआई केस में मिली है। ईडी केस में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। हालांकि इस बीच में वो अंतरिम जमानत पर 21 दिन जेल से बाहर रह चुके हैं। केजरीवाल की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी है, जश्न का माहौल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की रिहाई ने पार्टी को मानसिक रूप से काफी मजबूती मिली। केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार कर सकेंगे क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। लिहाजा जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट बंटने की बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है। दिल्ली में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शराब केस में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से जमानत पर हैं। अब केजरीवाल को भी जमानत मिल गई है तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी। उम्मीद थी इस केस में कुछ नहीं है, एक एक करके सब जाने बाहर आ गए। अब तो सब पता चल गया। हरियाणा में अभी आम आदमी पार्टी लड़ रही है पूरी जोर शोर से लड़ेंगे। आपको लगता है कि सीएम के बाहर आने से कुछ बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी के केस में भी ये पाया था और पुनः आज सीबीआई के केस में भी उन्होंने पाया है। और मैं कोट करती हूं पैराग्राफ 36 से, द appellant's arrest does not suffer with any procedural infirmity, यानी उनकी अरेस्ट लीगल है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे जिसके कारण ये पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया।
ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि केजरीवाल के बाहर आने से दिल्ली चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? केजरीवाल की जमानत से हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा? हरियाणा में केजरीवाल के प्रचार से कांग्रेस और बीजेपी में सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? केजरीवाल ना दफ्तर जा पाएंगे, ना कोई फाइल साइन कर पाएंगे, फिर दिल्ली की जनता को क्या फायदा होगा? इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जांच एजेंसियों को कार्रवाई सोच समझकर करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो निष्पक्ष लगे और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जांच एजेंसी सीबीआई पिंजरे का तोता ना लगे। विस्तार से चर्चा करेंगे। शिवम छाबड़ा प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराधा शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, रमाकांत गौड़ वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, वरुण सिंह राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वरुण सिंह के पास में चलूंगा। वरुण सिंह, आप क्या मानते हैं, आज अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई हुई है, उस रिहाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो टिप्पणी की है और उसके बाद राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया आई है, दोनों पार्टियों की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, कैसे देखते हैं आप? मनोज जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं उसके ऊपर कुछ कहना मैं वाजिब नहीं समझता, क्योंकि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इस तरीके की टिप्पणियां की हैं। पर जब उनका ऑर्डर आता है, मेरे सामने एक बहुत वरिष्ठ एडवोकेट जी बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज से सहमत होंगे कि कई बार उनकी टिप्पणियां और उनके ऑर्डर्स ये बहुत ही अलग होते हैं। टिप्पणी पता नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी बहुत सारे केसेस में कही है, ये पहला दफा नहीं होगा जब केज्ड पैरट कहा गया है किसी भी एजेंसी को। तो इसका अर्थ ये भी होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई, ईडी इनके ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है तो उनके किसी भी केसेस को उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, सीरियस से दरकिनार कर देना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। सीबीआई और ईडी द्वारा फाइल किए गए केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों को कन्विक्ट भी किया है। इसका अर्थ ये भी है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ओरल ऑब्जर्वेशंस खास करके, जो आपको ऑर्डर में कहीं नजर नहीं आता, इसके ऊपर बहस करना ये बिल्कुल उसी समान होगा जैसे कि हम कहेंगे कि सूरज को दिया दिखाना, क्योंकि इनका कोई ये हम इसके ऊपर कुछ कहेंगे, कोई भी कंटेंट भी लगा सकता है, पर इसका अर्थ ये भी है कि इनका कोई ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑर्डर में ये कहीं नहीं झलकता। दूसरी चीज, जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में दरअसल सबसे सर्वप्रथम तो यही कहेंगे कि राजनीति में ये जेल से बाहर आ गए, आज सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार हो रही है। यदि आज उनको बेल नहीं दिया गया होता तो कल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में यही इंडिया ऑपोजिशन के नेता लोग क्या कह रहे थे। आज जो कोर्ट को बड़ा जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारी बातों की पर कल तक जो कर रहे थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट की बहुत और देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कोर्ट्स की बहुत ही इज्जत रखते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। राजनीति में अब हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जाएंगे। उनकी पत्नी ने हरियाणा का बेटा करके उनको कहा था, अब वो तो वहीं जाएंगे। मैं अभी पढ़ रहा था दिल्ली में कंजेशन हो चुका है बारिश की पानी जाने के लिए, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर कोई दिल्ली की तो बात ही छोड़ दीजिए, दिल्ली तो केंद्र और राज्य के बीच इतनी पिस गई है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक और राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद है, उसमें तो आम आदमी पार्टी जी, एक और राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद है, बिलाल खान, मैं उनसे हम चर्चा करूंगा। बिलाल जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, जमानत जो है हर एक नागरिक का अधिकार है, चाहे वो देश के चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो। ये प्रक्रिया होती है, जो आरोपी होता है, ना तो इन पे चार्ज फ्रेम हुए, वो सबको जो है बेल मिलती है, अरेस्ट भी होता है। ये पार्ट ऑफ ए लीगल राइट्स भी होता है। भारत के संविधान में जो चीजें हैं उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो दलीलें सुनी है, जो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो, उसके हिसाब से बेल देने का काम किया। लेकिन कुछ लोग राजनीति से जोड़ने का काम कर रहे हैं हरियाणा और दिल्ली की राजनीति को, तो वो तो अलग मुद्दा हो गया। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि अब हमारा बेटा आ गया, ये आ गया, नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा
देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा की राजनीति को लेके कुछ लोग अभी लगातार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये है और वो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ा ये वो है कि किस तरीके से कल भी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। तो अभी एक मेरे साथी ने कहा, उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि कल तो बड़ी ऐसी बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई जो है के घर पे देश के प्रधानमंत्री चले गए, ये हो गया। लेकिन देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो सबसे बड़ा कोर्ट है देश का सुप्रीम कोर्ट पे सवाल करने वाले लोगों को एक वो भी आना सबक मिलना चाहिए। वो कि सबक अब सबक की बात केजरीवाल को छोड़िए, बेल शिवम मिली छाबड़ा तो मेरे साथ अब बीजेपी के तालियां प्रवक्ता बजाने मेरे का साथ काम मौजूद कर हैं। रहे अब उनको शिवम जी, अच्छा कई सारे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, जेल के मुख्यमंत्री थे, अब बेल के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे को तो हास्यास्पद लग रहा है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है अरविंद केजरीवाल साहब के बेल पे बाहर आने का। भाई, उनको ये पता होना चाहिए कि कोर्ट ने उनको किसी चार्ज से रिमूव नहीं किया, कोई भी उनपे चार्जेस उनपे हटाए नहीं है। उनको बेल दी है और भी कंडीशनल बेल दी है। उनको बाइज्जत हर हफ्ते जाकर के 2 बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जाकर के अपनी पेशी देनी पड़ेगी। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। 10 लाख का बेल बॉन्ड भरा है, 10 लाख रुपए तक का बेल बॉन्ड भरा है मुख्यमंत्री जी ने। भूल गए क्या? कहीं ना कहीं उनका पासपोर्ट जब्त है, आरोप सिद्ध विदेश हो गए नहीं जा क्या? सकते हैं। तो भाई कंडीशनल बेल है। शिवम साहब, ये क्या तो उनका आरोप सिद्ध लीगल हो गए राइट क्या? है। हाँ? आरोप सिद्ध हो गए क्या? नहीं, मैंने ये कहा कि आरोप सिद्ध होना नहीं होना ये तो कोर्ट का प्रोसीजर है मनोज जी। ये तो कोर्ट तय करेगा। ये मैं तो केवल उनके एक जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है, मैं उसका काउंटर कर रहा हूँ। भाई, कोर्ट तो अपना काम करेगा। इस देश के अंदर लीगल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके काम तो काम होगा ना। जो कन्विक्ट है वो तो कोर्ट तय करेगा, मैं और आप तो कर। अनुराधा जी, पार्टी भी नहीं कह सकती कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अनुराधा शर्मा हमारे साथ मौजूद है। अनुराधा जी, आपकी प्रतिक्रिया। आपकी आवाज बिल्कुल भी उधर से क्लियर नहीं है सर। आपकी प्रतिक्रिया। अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए हैं, आपकी प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, अरविंद जी को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। जी जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद जी को बेल दी है। उसके लिए तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। और जी, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, प्रोड्यूसर से कहूंगा कि अनुराधा जी का एक बार चेक करें, क्या तकनीकी परेशानी आ रही है, उनको आवाज ठीक नहीं जा रही है। गौड़ साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। गौड़ साहब, बड़ी रोचक चीजें हैं। अभी हम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणियां करता है उनके मायने कुछ और निकलते हैं, और जो वो अपना फैसला सुनाता है कभी कभी उनके मायने बहुत अलग निकल जाते हैं। लेकिन इस मामले को आप कैसे देखते हैं? 2 जज हैं, जिनमें भुइया साहब भी हैं, जिनमें सूर्यकांत जी भी हैं। दोनों की जमानत पर तो राय एक थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग संकेत दिए हैं और वो संकेत आने वाले समय में बहुत कुछ कहते हैं। कैसे देखते हैं आप इस जजमेंट को? आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये संकेत नहीं है, ये ओपिनियन है दोनों जजेस की कि कॉन्कर किया कि बेल तो होनी चाहिए। दोनों जजों की ओपिनियन एक जगह आके डिफरेंस देखने को मिलता है। जी, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट क्या थी, पहली चीज, और दूसरा, क्या उनकी अरेस्ट इलीगल थी। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फॉर्म किए जस्टिस सूर्यकांत ने कि क्या वो अरेस्ट लीगल थी, जिसका जवाब उन्होंने दिया हाँ, ये इलीगल नहीं थी, और क्योंकि एक सेशन जज के आदेश के अनुसार उनकी अरेस्ट कारित की गई, इसलिए इलीगैलिटी नहीं थी इसमें। दूसरी बात ये आई कि चार्जशीट के बाद क्या ट्रायल कोर्ट भेजना ठीक था हाई कोर्ट का। उसके लिए उन्होंने कहा कि नॉर्मली चार्जशीट के बाद सेशन कोर्ट जाना चाहिए। टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स डील किए और तीनों को कंसिडर करते हुए बेल ग्रांट कर दी। बट जस्टिस उज्जवल ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए, जैसे केज पैरेट की बात की, और उसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अनकेज पैरेट की तरह से बिहेव करना चाहिए। वो टिप्पणी आउट ऑफ कोर्ट नहीं थी, कोर्ट में ही की गई टिप्पणी थी। इसी जजमेंट में, अपनी ओपिनियन में उन्होंने ये बात कही। जी। तो
अपने फैसले में जब उन्होंने ये बात कही तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें उन्होंने पैराग्राफ 24 में कहा कि नेसेसिटी टू जस्टिफाई द अरेस्ट ऑफ एप्लीकेंट वाज वेदर इट रिक्वायर्ड और नॉट, और उस पर उन्होंने टिप्पणी दी कि ये इस समय इस मौके पे उचित नहीं था। शुभम छाबड़ा जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि भाई देखो ये बड़ी खुशी मना रहे हैं और आपने उस पर बड़ी सटीक टिप्पणी दी, क्या वो दोषी सिद्ध हो गए? देखिए शुभम जी, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, किसी दल से कोई मेरा लेना देना नहीं है, पर एक बात बहुत सीधी सी कहूंगा, न कांग्रेस, न बीजेपी, न आम आदमी पार्टी, न कोई और पार्टी, अगर आप सब लोग इतनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की इंडिपेंडेंस की बात करते हो तो क्यों नहीं प्रकाश सिंह वाली जो कमेटी की रिपोर्ट है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए और अपना काम वो खुद कर पाए, वो खुद मुख्तियार हो पाए, उनको केश बैरट मत रखो, ये बात प्रकाश सिंह के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसे अप्लाई कर दो ना। उसे अप्लाई करने में हर पॉलिटिकल पार्टी की दिक्कत है, क्योंकि आपकी सरकार पंजाब में, आप वहां उनको खुद मुख्तियारी दे दो, बीजेपी की सरकार सेंटर में और बहुत सारी जगह है वहां खुद मुख्तियारी दे दो। कांग्रेस के जमाने में तो ये जजमेंट आया था तो उन्होंने क्यों नहीं दी? तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपने अंगूठे के नीचे दबाकर प्रतिरोधियों के खिलाफ, अल्टीमेटली एक बात बताइए ना कि क्या भाजपा के शासनकाल में क्या भाजपा के लोगों को, क्या उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया और उनमें से कोई पकड़ा गया और ईडी के शिकंजे में आया और ईडी ने उसके खिलाफ वही कार्यवाही की हो? ऐसा नहीं है ना। ऑपोजिशन ये बड़ा महत्वपूर्ण बात आप गौड साहब कर रहे हैं। शिवम हमारे साथ मौजूद है। शिवम, हमें याद है कि यूपीए के समय कई सारे लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगे, कार्रवाई भी हुई, जेल भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सीबीआई बंद पिंजरे में तोते के समान है, ये आरोप लगाए गए। लेकिन कितनी गंभीर बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मसले पर जस्टिस भुइया ने क्या कहा, जस्टिस उज्जवल भुइया ने क्या कहा, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। शिवम साहब, वो कहते हैं कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है और ऐसे में अरेस्टिंग पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए, हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। अब जो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, आप कह रहे हैं वो बेल, पहले वो जेल के सीएम थे, अब बेल के सीएम थे, भ्रष्टाचार के तमाम सारे मामले हैं, अभी वो आरोप सिद्ध नहीं हुए और वो आरोपी भी नहीं बने, दोनों चीजें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी क्या कहती है, और ये टिप्पणी अगर आई है तो ये वाकई बड़ा गंभीर विषय है। मनोज भाई, एक बात को तो आप एग्री करेंगे और वो भी कोर्ट का ही मामला है जी। इसको आपको शायद रमाकांत जी, वरुण जी भी ऑथेंटिकेट करेंगे। कोर्ट ने ये बात तो कही कि साहब ईडी ने जब अरेस्ट किया वो लीगल था, वो वैध था कि नहीं था? सीबीआई ने अरेस्ट किया वो वैध था कि नहीं था? तो जो अरेस्ट है अगर वो लीगल है तो उस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह किसी व्यक्ति को भी नहीं उठाना चाहिए। और मुझे लगता है ये डिबेट के ही बाद प्रश्न हो जाता है कि हम इस प्रकार की किसी प्रकार का भी उस पर टिप्पणी करें। जो जस्टिस अभी जो दूसरे जस्टिस थे, उन्होंने जो टिप्पणी करी, जो ओपिनियन दिया, उन्होंने कहा कि अनकेज पैरेट, जो रमाकांत जी का भी एक प्रश्न था और उनका भी जो कंसर्न था, उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं हमको ये बात, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर में जब आप एजेंसी में प्रश्न चिन्ह उठाने लग जाते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है भाई, नया बात कोई नहीं है इसके अंदर में। हमको इस बात को रियलाइज कर देना चाहिए कि आज तक, मैं तो इस बात को शुक्रगुजार हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा निर्णय कर दिया जिससे कि उसकी इंडिपेंडेंस पे किसी प्रकार का प्रश्न कोई उठाने के लिए नहीं था। लेकिन कल तक जैसे कि सब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब के यहाँ एक गणपति महोत्सव के दौरान आरती में जब प्रधानमंत्री क्या पहुंच गए तो देश की सुप्रीम कोर्ट पे आपने प्रश्न उठाने लग गए। जब देश के अंदर में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो ईवीएम दोषी हो जाती है। आप लगातार इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप उस समय इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न उठा लेते हैं। तो लगातार, ये तो आपका पुराना तरीका है ना भाई। एलजी, आपका कहने का मतलब है एलजी साहब भी दोषी हैं, क्यों आपकी बात नहीं मान रहे हैं? अरे भाई, किसी को तो छोड़ दीजिए।
देश का कोर्ट आपके साथ नहीं, देश के इलेक्शन कमीशन को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं, देश के जस्टिस को कर देते हैं, देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव अनुराधा जी क्या कहेंगी? शिवम जी कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर। मैं मनोज भाई सीधी सी बात कह रहा हूं, देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अनुराधा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, प्रोड्यूसर साहब जरा ठीक कीजिए। वरुण सिंह मेरे साथ मौजूद है। वरुण सिंह साहब, राजनीतिक पार्टी की हमने एक चीज देखी है, आधा गिलास खाली है आधा गिलास भरा, और अपने अपने हिसाब से ये परिभाषा तय कर ली जाती है। नहीं, मैं सिर्फ राजनीतिक पार्टी को नहीं कहूंगा, मैं एक कदम आगे भी जाऊंगा। मैं कहूंगा कोर्ट का भी जो स्टेटमेंट आता है ना, बहुत बायस लगता है मुझे कि कोर्ट कहना क्या चाहता है कि सीबीआई केज पैरेट की तरह या ईडी फॉर एग्जांपल केज पैरेट की तरह बिहेव ना करे। मैं आपको कुछ नहीं, 2 उदाहरण दे देता हूं। 2021 में सूरत से ईडी ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, उनका नाम था पीवीएस शर्मा, और उनकी पूरी फैमिली, और भी उनमें 2-3 लोग थे। वो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नेता हैं। अब मैं बात करता हूँ 2023 में चौधरी लाल सिंह जम्मू कश्मीर के, ये मिनिस्टर थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनको भी अरेस्ट किया गया। तब कोर्ट क्यों ये नहीं कहता? तब कोर्ट का ये क्यों नहीं कहना होता कि ये केज पैरेट की तरह बिहेव कर रहा है? ये बहुत मैं एक चीज से बहुत आहत हूं। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं, मेरे सामने बहुत सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं। ये जो टिप्पणियां होती हैं ना, वो बहुत कभी कभी सब्जेक्टिव हो जाता है, एक केस को लेकर कह दिया जाता है। इतने सारे बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिन पहले अरेस्ट हुए थे, इतने सारे बीजेपी के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, वो भी अरेस्ट होते हैं। और ईडी के बारे में हम कह रहे हैं, ईडी वही एजेंसी है जिसने 9,000 करोड़ का किंगफिशर स्कैम था, जिसमें आज 14,131 करोड़ रुपए के असेट्स लौटा दिए हैं बैंकों को। ईडी वही एजेंसी है। तब कोर्ट क्यों नहीं कहती है केज पैरेट की तरह बिहेव कर रही है? इन दी स्कैम ऑफ नीरव मोदी उन्होंने 1,000 करोड़ के ऊपर का असेट का पैसा लौटा दिया है। उसी तरीके से एनएससीएल जो स्कैम है, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज स्कैम, उसमें भी हजारों करोड़ों का पैसा लौटा दिया गया है। तो ये इस तरीके की जो टिप्पणियां आती हैं कोर्ट से, मैं कहता हूं बहुत सब्जेक्टिव टिप्पणियां। रमाकांत जी आप कैसे देखते हैं इस तरह की टिप्पणियों को? क्या अपने अपने हिसाब से चीजें तय करता है कोर्ट, या कोर्ट वाकई इस तरह के संकेत देता है जो जरूरी होते हैं, या फिर वरुण सिंह जिन बातों को उठा रहे हैं वो बात सही है? देखिए, मैं वरुण जी की ओपिनियन का सम्मान करता हूं। जो क्वेश्चन कोर्ट में उठाया जाता है, कोर्ट उसको एड्रेस करता है। यहां अगर आपको याद हो तो सिर्फ एक क्वेश्चन कोर्ट के सामने उठाया गया कि ईडी ने और सीबीआई ने गलत तरीके से पावर्स का इस्तेमाल करके अरेस्ट किया मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को। जब ये प्रश्न उठा तो कोर्ट ने लीगैलिटी उसकी एग्जामिन की। कोर्ट ने कहा लीगल। कोर्ट के एक जज साहब को लगा कि इसमें ईडी ने एक अरेस्ट की, बट सीबीआई ने जो अरेस्ट की उसमें थोड़ी सी हेस्ट की, या उसमें कहीं कोई कानून का जो सेट लॉ है उसका उल्लंघन किया। वो कोर्ट ने टिप्पणी दी। बट नहीं, एक मिनट, उल्लंघन की बात तो नहीं कही ना सर। ऐसा है जी, आप जरा जस्टिस उज्जवल भैया की ओपिनियन, आप उनका ऑर्डर पढ़िए और आप पैरा 23 ऑनवर्ड्स पढ़िए। मैं वैसे पढ़ के बोल रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने उल्लंघन की बात नहीं कही। सर मैं पढ़ देता हूँ। उल्लंघन की बात नहीं कही सर। उन्होंने जो कमेंट किया वो सब, वो उन्होंने कहा नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट। लेकिन सर नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पे क्वेश्चन मार्क उठाया और कहा इट वाज नॉट एसेंशियल टू अरेस्ट हिम। बट दिस इज अगेन द प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सर। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तय करेगी ना उसको अरेस्ट कब करना और कब नहीं करना है, क्योंकि वो ईडी की ऑलरेडी कस्टडी में थे सर। जी, आपकी बात को और आगे बढ़ाता हूँ, आपकी बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि उन्होंने अरेस्ट किया और ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उस कस्टडी को मान्यता भी दी। जो आप कह रहे हो, मैं उसी बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि वो जुडिशियल ऑर्डर से कस्टडी दी गई। बट वरुण जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, और वो प्रश्न ये है कि ये सारा न्याय की बातें कुछ केसेस में आके क्यों टिक जाती हैं? क्योंकि उसका कारण है। अगर आप मेजर हाइलाइटेड केसेस हिंदुस्तान के देखो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल हो, AR अंतुले केस हो, लाल कृष्ण आडवाणी केस हो, ये कांग्रेस भाजपा नहीं है,
ये एक बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में आजादी से लेके आप आज तक देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में देखोगे। अब अगर आप ये कहो कि इमरजेंसी से रिलेटेड जो एक सबसे बड़ा मुकदमा था, वो मुकदमे से जिसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हिलाने का जो प्रयास किया गया है, वो भी एक राजनीति, केशवानंद का मुकदमा, केशवानंद भारती तो आया ही राजनीतिक वजहों से था। तो जब जिन मुद्दों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज आते हैं, जहां क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं, वहां ऐसी टिप्पणियां आना स्वाभाविक है। और केशवानंद भारती केस भी कोई सब यूनानिमस डिसीजन नहीं था, वो भी स्प्लिट डिसीजन था। हर एक जजेस ने अपना अपना अलग फैसला लिखा जी। सो ये राजनीतिक व्यक्तियों के मामलों में, और जिसका जितना बड़ा कद है उसने उतने बड़े सवाल उठाए, उन सवालों पे अगर कोई टिप्पणियां आई, उन टिप्पणियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि लीगल। और सबसे बड़ी बात गॉड साहब ये है कि हर चीज आजकल कोर्ट तक पहुंच जाती है। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहां से कोई संतुष्ट नहीं है। विपक्षी पार्टियां संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रही हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब गलत कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि ये देश आखिर जा कहाँ रहा है। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण उठा लीजिए। ममता बनर्जी कहती है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, और राज्यपाल कहते हैं कि मैं इनके किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ कोई सार्वजनिक मंच शेयर नहीं करूंगा। तो फिर आप बंगाल में क्यों है साहब? इस्तीफा देके वापस आ जाइए। कई सारे सवाल हैं उसमें, कई सारे आयाम हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर सत्ता में हैं, आप अगर केंद्र में हैं, तो जहां जहां विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर आप उस निगाह से देखते नहीं हैं जिस निगाह से संवैधानिक पद पर बैठकर देखना होता है। और जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां पर आपको आरोप लगाना है कि आप केंद्र की सरकार है तो हमें मदद नहीं की जा रही, हमारा फंड नहीं दिया जा रहा, हमें योजना नहीं दी जा रही। ये जो स्थिति है, ये स्थिति देश का ढांचा बिगाड़ देंगे। बिलाल साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूंगा कि देश में जिस तरीके से केजरीवाल जी को आज जमानत मिली है, और वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बाद देश के नागरिक भी हैं। लेकिन जब केजरीवाल जी हमेशा, जब इस वक्त सत्ता में नहीं थे, जब वो आंदोलन करते थे कांग्रेस के शीला दीक्षित जी से कुछ भी अगर एक आरोप भी लगाते थे, सबसे पहले इस्तीफा मांगने का काम करते थे जी। चाहे वो कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, बिहार के चीफ मिनिस्टर, उनसे इस्तीफा मांगते थे। तो इन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें रखी हैं, ये किसी फाइल पे भी साइन नहीं कर सकते। बहुत सारी शर्तें ऐसी हैं जिसमें अपने ऑफिस भी नहीं जा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये कुर्सी से चिपके हुए, कहीं ना कहीं जनता, ये भी दिल्ली की जनता और हरियाणा में जो इलेक्शनबाजी करने जा रहे हैं, वो समझ चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। अगर इनके ऊपर आरोप है तो ये इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर आरोप इनके नेताओं पे लगातार, जिस तरीके से संजय सिंह जेल से आए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जमानत भी रखी, फिर दी, फिर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी 2 साल जेल में रहे, उसके बाद उनकी बेल हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं मानते कि हमने आज तक कुछ 1 रुपए का भी घपला किया हो। कभी आज तक जब भी आरोप लगते हैं, ये कहते हैं नहीं, हमें फंसाया जा रहा है, बीजेपी फंसा रही है, ईडी फंसा रही है, सीबीआई बिलाल फंसा साहब रही क्या है? है। बिलाल साहब, चूंकि जो आदमी है ना, जो हर रोज अपनी जिंदगी के लिए सफर कर रहा है, वो कलेक्टेड ऑफिस से लेकर नगर निगम के ऑफिस से लेकर एमसीडी के ऑफिस से लेकर पंचायत के ऑफिस से लेकर महिला बाल विकास के ऑफिस से लेकर जहां भी जाता है, आधार कार्ड बनवाने के लिए भी, वहां भी बिना पैसे दिए लिए उसका काम नहीं होता है। तो वो एक चीज तो अच्छे से जानता है कि राजनेता और भ्रष्टाचार इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अब कौन कितना बोल के अपने आप को साफ और स्वच्छ दिखा ले, ये बात अलग है। अरविंद केजरीवाल इसलिए इस्तीफा नहीं देख रहे क्योंकि आप उनको राजनीतिक तौर पर अंदर किए हुए हैं, ऐसा वो मानते हैं। और आज आतिशी ने और आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि जो बात हम उठा रहे हैं, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, वही बात निकल कर आई है कि देखिए साहब, जो बात हम कह रहे हैं कि हमको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, हम क्यों इस्तीफा दें, और आज वही बात कोर्ट ने कर दी। शिवम साहब, एक संकेत तो है, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब आंदोलन कर रहे थे उस वक्त उनको नहीं पता था कि राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, चुनाव लड़ने की जरूरत होती है, और करोड़ों रुपए में एक एक लोकसभा विधानसभा में पैसा खर्च होता है, तो पैसे की जरूरत होती है। कोई राजनीतिक पार्टी बात नहीं कर सकती, दूध की धुली नहीं है। मैं बड़ी गारंटी के साथ इस बात को जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मुझे पता है कि चुनाव में जो खर्चा दिखाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा खर्चा होता है, और वो ना कभी बंद हुआ था और ना कभी बंद होगा, कितना भी ज्ञान नेता और राजनीतिक पार्टी पेलते रहे।
लेकिन एक चीज शिवम साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां जहां विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की सरकार है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर तमाम दूसरी जगह, वहां भ्रष्टाचार के बड़े बड़े संकेत निकलकर, मैं ये नहीं कहता कि वो दूध के धुले, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, कुछ तो संकेत निकल कर आएगा। क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? भ्रष्टाचार के मामले नहीं है वहां पर? क्या शिकायतें नहीं हो रही वहां पर? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय या एजेंसियों को दिखाई नहीं देता है? मनोज भाई, आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी। मैं आपको स्वागत करूंगा और कहूंगा कि जाकर के अपनी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के अंदर जाकर के अगर ऐसा कोई मामला है तो कृपया उसका उजागर कीजिए। सीबीआई, ईडी और जो एजेंसी आप कह रहे हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, इसमें कहीं को दो राय नहीं। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं कहना बहुत अच्छा लगता है, मॉरल राइट, मॉरल ग्राउंड हाई लेकर के, सुनिए तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हायर मॉरल ग्राउंड लेकर के और केवल सभी को एक चश्मे से देख लेना ये जायज नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप बार बार पॉलिटिकल क्लास को जिस प्रकार से भ्रष्ट एकदम डिक्लेयर कर दिया है सबने, ऐसा भी करना अन्याय है। शायद इसीलिए मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं भाई इसके अंदर मैं नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति चोर है, ये कहना भी तो जायज नहीं है। तो अगर एक ही चश्मे सबको देखेंगे तो ये भी उनके प्रति भी तो अन्याय होगा। तो अगर भ्रष्टाचार के कुछ स्पेसिफिक मामले के खिलाफ आए हैं, अगर किसी के खिलाफ करता है ना कि चश्मा आपने कौन सा पहना, चोर को तो चोर ही कहना पड़ेगा ना सर। अब उस एवज में जाकर के आप भारतीय जनता पार्टी को भी लपेट लें और अगल बगल के सभी दलों को लपेट लेंगे तो ये तो ठीक नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि आज जिस केस की हम चर्चा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऑन दी मेरिट्स ऑफ द केस कोर्ट ने न्यायालय के आदेश पर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी जेल में थे, मेरे आपके कहने पर नहीं। इसलिए इसको स्वायत्तता को बना के रखना चाहिए, कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेना चाहिए कि साहब कोर्ट, इट इज अ लीगल मैटर। मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा ना शिवम छाबड़ा के आदेश पर या मनोज भाई के आदेश पर इस काम को नहीं किया गया, ये आदेश कोर्ट का था। अगर कोर्ट पे भी आपको विश्वास नहीं तो साहब मैंने कहा ना, ये आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियों का नया पैतरा है साहब। आप देश की जितनी संवैधानिक स्थितियां हैं, मनोज भाई मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनको राष्ट्रपति पर विश्वास नहीं है, इनको देश के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, इनको देश की जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, देश के न्यायालयों पर विश्वास नहीं है। ये केवल विश्वास करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब पर कि वो कट्टर ईमानदार। अरे भैया, कोर्ट ने बेल ही दी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेल दिया है, कोई आपको आरोप मुक्त कर दिया है क्या? किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? शिवम जी आपकी बात सही है। वरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। वरुण साहब, में आपने दिल्ली को बदहाल कर दिया, किसी को तो संकेत देना पड़ेगा, करके आप कह रहे हैं किसी को तो संकेत देना पड़ेगा। अगर आप राजनीति में आए हैं, राजनीति में आप ये कसम खाकर आए हैं कि भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेंगे, भ्रष्टाचार का मेरी किसी भी पार्टी के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। लेकिन जब आप राजनीतिक पार्टी बन जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो सारी बातें भूल जाते हैं और आप बाकी के राजनेताओं की तरह और राजनीतिक पार्टी की तरफ हो जाते हैं। अगर आप अंदर गए हैं तो आप इस्तीफा दे देते, एक संकेत देते, अपनी किसी पार्टी के व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन आप जेल में बैठे और आपने इस्तीफा नहीं दिया, तो यानी कि आप उसी भीड़ में शामिल हो गए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और सबसे हैरानी की बात एक चीज जो हम इन सारे केसेस में भूल जाते हैं कि जो सबसे पहला सवाल उठाया था वो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पर नहीं उठाया था, ये कांग्रेस पार्टी जो आज उन्हीं के साथ इंडिया अलायंस में है उन्होंने उठाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप नहीं, मतलब व्हेन आई से आप, आई डोंट मीन यू, बट जो लोग हैं वो, और खास करके कांग्रेस जिस तरीके से इस चीज को विलिफाई करने की कोशिश करती है आज, वो ये भूल जाती है कि भैया केस तो आपने ठोका था, सबसे पहला सवाल तो आपने उठाया था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अजय माकन ये 1000 बार कह चुके हैं और उसके बाद ये सारी चीज हो रही है। अरविंद केजरीवाल आज एक पक्के राजनेता हो चुके हैं। 2011, 12, 13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वो नेता हुआ करते थे, वो लड़ा करते थे, वो बोला करते थे, हम भी उस वक्त पत्रकार हुआ करते थे, हम भी जब रोड्स पे घूमते थे, उस वक्त का जो जज्बा हुआ करता था, उनकी बातों में जो दम हुआ करता था, शायद वो आज कहीं ना कहीं खो गया है। क्योंकि कुर्सी और सत्ता एक ऐसी चीज होती है जिसे कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। उसके लिए बड़े बड़े त्याग आप नहीं कर सकते। उसके लिए जो त्याग आप केवल एक ही त्याग कर सकते हो, वो त्याग है कि आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर जो भरोसा है उसको त्याग देते हो। और यही एक बड़ा कारण है कि वो जेल में रहने के बावजूद भी अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी बीवी को भले वो एक लीडर की तरह
प्रेजेंट कर रहे होंगे, पर उनके नाम पर कुर्सी नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव जेल जाने से पहले उन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया था, पर शायद अरविंद केजरीवाल में को उतना भी ट्रस्ट किसी और नेता में या उनकी फैमिली में नहीं था कि वो बिल्कुल किसी आपने को सही भी कहा। ये कुर्सी दे सके। सही कहा। अनुराधा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नेता हैं, उनके पास आवाज नहीं जा रही थी, अब शायद। अनुराधा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बस जी जी मनोज, सुन पा रही हूँ, बताइए। अनुराधा जी यही बात चल रही है, भले ही आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं लेकिन आरोप मुक्त भी नहीं हुए हैं। आप इतने लंबे समय तक जेल में रहे, आपने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मुझे वो मंच याद आता है सत्याग्रह का, क्योंकि जनता ने उन्हीं बातों को देखकर, उन्हीं चेहरों को देखकर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया और आप भी उन तमाम राजनेताओं की भीड़ में शामिल हो गए कि भैया सत्ता नहीं छोड़ूंगा। मनोज, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक हमारे लिए गर्व की बात है कि जनता हमसे ऐसी अपेक्षाएं करती है और ये हम जानते हैं कि हम अपने चरित्र में उन चीजों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो बात चल रही थी तो थोड़ा बहुत जो मैं सुन पाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यदि हमारे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, यदि हमारे अस्तित्व को खत्म करने की साजिश की जा रही है, यदि हमारी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या हम टारगेट करने वाले लोगों के हिसाब से चलना शुरू कर दें? वो चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें तो हम इस्तीफा दे दें। इस्तीफा मांगने वाले लोगों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा क्या? जब सड़कों के ऊपर महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, सरेआम सड़कों के ऊपर रेप किया जा रहा था, तब तो किसी की आवाज नहीं आई, तब तो किसी की जुबान नहीं खुली। तो ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्यों, आम आदमी पार्टी के लिए क्यों? ये तो बड़ा शिवम साहब ने बड़ा आरोप लगा दिया। मनोज जी एक लाइन केवल कहना जी चाहूंगा जी खाली। बोल दीजिए। शिवम जी बोले उससे पहले कि अनुराधा जी शायद बहुत मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक सेकंड सुन ले अनुराधा जी, शायद आपने अच्छा एक बार वरुण सिंह एक लाइन कुछ बोलना चाहते हैं, उसका जवाब फिर शिवम दे देंगे। एक बार वरुण जी बोल दिए। एक लाइन केवल कहूंगा कि शायद मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे सबसे कम समय मिला है। मैडम एक सेकंड खाली एक ही लाइन बोल रहा हूँ। अनुराधा जी ने बहुत ही शायद रिसेंटली आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि मैं 2012, 13, 14 में देख चुका हूँ। ये वही केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी है जो शीला दीक्षित से इस्तीफा चाहती थी, जो शरद पवार का इस्तीफा चाहती थी, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस थे। और आज जब इनके ऊपर एलिगेशन और जेल में तो कहते हैं कि हम थोड़ी किसी और के बोलने पे इस्तीफा देंगे। शिवम भाई जवाब अनुराधा जी का। मनोज जी से पूछिए, मनोज जी से पूछिए। जो अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता में आने से पहले बोलता है मेरे मंत्री पे, मेरे मुख्यमंत्री पे आरोप लगाइए और उससे पहले इस्तीफा उसका हो जाएगा, जांच होती रहेगी, जांच के अंदर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं आना चाहिए। लेकिन उसी अरविंद केजरीवाल की स्थिति देख लीजिए, बिल्कुल चिपके हुए कुर्सी पर, चिपके हुए। और ना तो खुद सत्येंद्र जैन साहब का इस्तीफा, सत्येंद्र जैन साहब इतने दिन तक जेल में रहे बिना विभाग के मंत्री। मनोज भाई, दिल्ली के अंदर में दिल्ली के टैक्स पेयर ने बिना विभाग के मंत्री को झेला है। ये दिल्ली का इतिहास है। और मैं अनुराधा जी आपको जवाब देना चाह रही है शिवम भाई। अनुराधा जी बोल दीजिए। मनोज मुझे एक बात बताइए, ये लोग जो बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि अभी चर्चा में शामिल हुई हूँ, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब दिल्ली की सड़कों के ऊपर 750 किसानों को मार दिया गया, उस समय इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकली? उस समय क्या केंद्र के कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया? मुझे बताइए, मणिपुर के अंदर, कश्मीर के अंदर, देश में जगह-जगह कितने बड़े-बड़े कांड होते हैं। किसने मारा? क्या आज तक अनुराधा जी किसने मारा? इस्तीफा दिया? अनुराधा जी 750 किसानों को किसने मारा? वाले लोग क्या इस्तीफा एक सेकंड, 750 किसानों को किसने मारा दिल्ली में? अनुराधा जी इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हो? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सारे सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर साजिश के तहत उठाए जा रहे हैं, ये राजनीति के तहत उठाए जा रहे हैं। और नहीं, आप सरकार में तो सवाल तो लोग उठाएंगे ना, सवाल पूछेंगे, नहीं हो सकते, सवाल तो लोग ये कहना चाहती हूँ मैं। मनोज जी 30 सेकंड। मनोज जी, ये निहायती बेशर्मी वाली स्टेटमेंट है कि 750 किसानों को मार दिया गया। किसने मारा भाई? मनोज जी, मनोज जी, बिलाल साहब कुछ कह रहे हैं, बहुत देर से चुप है। हाँ बिलाल साहब। जी देखिए मनोज जी, अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बोला है कि किसी ने आवाज नहीं उठाई, मणिपुर पर राहुल गांधी से जबरदस्त आवाज किसी ने उठाई, कश्मीर में जब वो 370 की बात हुई राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, आवाज हर मुद्दे पर उठाई है अपोजिशन के लीडरों ने, लेकिन ये अभी ये कह रही है कि आवाज नहीं उठाई। और जिस तरीके से आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यही दोषी है, तो हमने भी ये देखा है जब कहा था चक्की पीसिंग
तो जिस तरीके से छगन भुजबल को पार्टी में लेने का काम किया, अजित पवार को पार्टी में लेने का काम किया, जब इनकी गैरत नहीं वो दिखती नहीं है क्या इनको कि किस तरीके से दोषियों को जो जिनके यहाँ ईडी के दस्तावेज देखिए साहब, वही बिलाल साहब, वही बात तो है ना कि जनता विकल्प ढूंढ रही है कि चुने तो किसे चुने। उन्हें एक चेहरा दिखाई दिया, उन्हें एक कैनवास दिखाई दिया और उन्हें लगा कि शायद लोकतंत्र के अच्छे रंग इस कैनवास में हो सकते हैं, लेकिन वो भी बदरंग दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अगर आपके ऊपर दाग लगा तो आपने इस्तीफा तो नहीं दिया, आप एक संकेत दे देते, बोले भ्रष्टाचार का आरोप लगा है ना, चलिए हम इस्तीफा देते हैं। और जब आप निकल कर आते उस आरोपों से और आप क्लीन साफ होकर निकल कर आते तो मुझे लगता है कि ये देश आपके सामने सैल्यूट करता, सलाम करता और मानता कि हाँ, हमने सही चेहरा चुना है, सही व्यक्तित्व चुना है। लेकिन आपके ऊपर आरोप लगते रहे, हम जेल चले जाएंगे लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। गलत संकेत, एक गलत ट्रेंड अनुराधा जी आ गया और आप भी उसी भीड़ में शामिल हो गए। लालू प्रसाद यादव जैसे अभी जिक्र किया जा रहा था, लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। हम कह रहे हैं आप अपनी पार्टी से किसी को भी बना देते मुख्यमंत्री, सरकार तो आपकी थी ना, लेकिन हो सकता है कि आपको किसी पर भरोसा ना हो। अनुराधा जी, ममता बनर्जी ने आज पेशकश कर दी इस्तीफे की। हाँ मनोज जी मैं बोलूं क्या? जी आप ही से। जी मनोज जी, स्थिति ये हो रही है इस देश के अंदर कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। यही लोग साजिश करने वाले हैं, यही लोग फंसाने वाले हैं, यही लोग इस्तीफा मांगने वाले हैं। अरे दिक्कत ये नहीं हो रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि हम उन्हें घुटनों पर क्यों नहीं ला सके, हम उनके अस्तित्व को खत्म क्यों नहीं कर सके। हमारी लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। मुख्यमंत्री का पद हमारे लिए अहमियत नहीं रखता, लेकिन आम आदमी शीशे पार्टी की के अदालत में संयोजक पत्थर की गवाही है और बड़ा बढ़िया अनुराधा जी ने बड़ा गजब का शेर मारा है आपके ऊपर। मैं कोई कवि नहीं हूँ, किसी कविता के माध्यम से उनका काउंटर नहीं कर सकता, लेकिन एक बात तय है कि इमोशंस के अंदर मैं फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। सच्चाई ये है कि दिल्ली को लूटा गया, शराब की नगरी बनाया गया। दिल्ली का दुर्भाग्य था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। मनोज भाई, मैं अनुराधा जी, मैं आपकी बात सुन रहा था धैर्य से, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। आपको आदत नहीं है आरोप लगाने के लिए एक बार सुन तो लीजिए शिवम, आरोप लगाने के लिए जवाब देने के लिए एक बार शिवम को सुन लो, शिवम को एक बार सुन लो। अनुराधा जी को मौका दीजिएगा बोलने का। मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर भी लगे थे, क्या वो प्रूव हो गए? मैं बोलूं अगर अनुमति हो अनुराधा जी एक बार सुन तो लें, एक बार सुनेंगे तभी तो अपन जवाब दे पाएंगे। हाँ मनोज भाई, दिल्ली का इतिहास रहा है कि दिल्ली के अंदर 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद भी दिल्ली शानदार चली, कोई दिक्कत नहीं आई। 1998 के अंदर में जब कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, केंद्र के अंदर में अटल जी की सरकार थी, तब भी शानदार तरीके से दिल्ली चलती रही। लेकिन ऐसा क्या हो गया 2013 में 14 में जब अरविंद केजरीवाल साहब की दिल्ली के अंदर सरकार बनी, तो साहब दिल्ली चलना इम्पॉसिबल हो गया। आप लगातार एलजी पे आरोप लगा। मैंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी की बेसिक प्रॉब्लम को समझ लीजिए। इनका काम है कि देश की जितनी संस्थाएं हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको आप धूमिल कर दीजिए, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने लग जाइए और कहिए कि साहब मैं तो ईमानदार हूँ, बाकी चोर हैं। अरे भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। आप उसका जवाब दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस दिल्ली के अंदर में मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दिल्ली को आपने पिछले 10 वर्षों के शासन के अंदर में आपने पिछला के खड़ा कर दिया है। इसका जवाब आप दे दीजिए। अनुराधा जी, दिल्ली के अंदर में आप पाठशाला खोलने शिवम कह रहे हैं कि आपके कारण दिल्ली बहुत पीछे छूट गई, बहुत पिछड़ गई। दिल्ली के अंदर आप पाठशाला खोलने के वायदे से आए थे, आपने मधुशालाओं की लहर लगा दी। अरे जवाब दीजिए। एक नए अस्पताल की बात करते हैं, जवाब शिवम भाई जवाब ले लें। अनुराधा जी से जवाब ले लेते हैं, बात करते हैं, अनुराधा जी से जवाब ले लेते हैं। क्या करते हैं? भ्रष्टाचार की आप भ्रष्टाचार हटाने की बात करते थे और भ्रष्टाचार के आप पूरक बन गए। अनुराधा जी से सुन तो लें। हाँ जवाब दीजिए। अनुराधा जी की बारी। मनोज जी, जिस पार्टी की सरकार को, जिस नेता को दिल्ली की जनता ने 3 बार बहुमत के साथ गद्दी पर बिठाया, उन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपी, उन्हें आप गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत है।
आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप आके देखिए, आप जिस सरकार की आप वकालत कर रहे हैं, आप हरियाणा में आके उसका हाल देखिए, कूड़ा घर बना दिया है पूरे हरियाणा को। क्या बात करते हैं आप? आप यहाँ बैठ के व्यक्तिगत वैमनस्यता से बात मत करिए। हमारी लड़ाई इस देश को बचाने की है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। शिवम साहब, आपको दिल्ली के कूड़े की चिंता हो रही है, दिल्ली के कचरे की चिंता हो रही है। अनुराधा जी कह रही है कि हरियाणा में कूड़ा हो गया हरियाणा पूरा। उत्तराखंड जाके देखा, जमानत जब्त हुई सब जगह जाकर के, गोवा में जाके देखा, जमानत जब्त हुई। एक बार चलते हैं, आतिश जी कुछ बोल रही है। शिवम साहब आतिश जी कुछ बोल रही है आपको लेकर। आम आदमी पार्टी को फिनिश करने के लिए इसको पूरा झटका लगा। उनकी पूरी झूठ की दुकान थी जो थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई। जो पूरा एक पहाड़ उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की थी झूठ की, वो पूरा ध्वस्त हो गया। कितने बारिश है लेकिन फिर भी सारे समर्थक यहाँ पे पहुंच रहे हैं, पूरा जोश है। यही तो घबराता है मोदी जी को। यही प्यार जो केजरीवाल जी के लिए लोगों का प्यार है कि लोग बारिश भी में भी लोग खड़े हैं, लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यही तो घबराता है उनको। बहुत बारिश है लेकिन समर्थक पूरे आदिल जी। निश्चित तौर पर आज पूरी दिल्ली में खुशी का लहर है। हमारे आम आदमी पार्टी के लोग, साथ में दिल्ली के सभी लोग आज अरविंद केजरीवाल जी को, अपने मुख्यमंत्री को स्वागत के लिए तैयार हैं और लोग भावुक भी हैं, लोग खुश भी हैं। ये थे हमारे साथ आदिल, उसके बाद सौरभ भारद्वाज, आतिशी और यहाँ पर जो है दुर्गेश। सभी लोगों में काफ़ी खुशी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जो देश के गृह मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस वक्त तिहाड़ जेल के पास जो है तमाम जो समर्थक है, नेता वो पहुंचने वाले हैं। और तिहाड़ जेल के जो सूत्र हैं, तिहाड़ जेल के टॉप सोर्सेज का कहना है कि करीब 5:45 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल यहाँ से बाहर आएंगे और गेट नंबर जो बताया गया है कि गेट नंबर 3 से अरविंद केजरीवाल को निकाला जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में, हालांकि बारिश का वक्त है और काफ़ी भीड़ लग गई है, यहाँ पे जाम लग रहा है, यहाँ पे ढोल बाजे का भी इंतजाम बताया जा रहा है कि किया गया है। लेकिन ऐसे में बारिश में आम आदमी पार्टी के आतिशी की बात करें। शिवम जी, जश्न की तैयारियां हो रही हैं, अरविंद केजरीवाल की बस निकलने वाले हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए कि बेल वाले मुख्यमंत्री के लिए जश्न करना है तो उनको मुबारक भैया, हमको तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बात तय है कि भ्रष्टाचार के अंदर उनके आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैं फिर कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जनता का पैसा गमन किया है, दिल्ली को शराब की नगरी बनाया, उसको जेल में जाना ही होगा। सुनीता जी। मनोज जी 30 सेकंड। अच्छा बिलाल साहब बोलिए। मनोज जी। हाँ देखिए, सबसे कट्टर ईमानदार केजरीवाल, सबसे ईमानदार इनके नेता सब ये, बाकी सब भ्रष्टाचारी। सब ने बहुत, देश के जितने भी नेता हैं सब ने भ्रष्टाचार किया। सिर्फ और सिर्फ ईमानदार ये अपने गिरवान में झांक के देखें। देखिए, देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ चुकी है केजरीवाल जी के जितने नेता लगातार जा रहे हैं, इतने नेता कभी भी किसी पार्टी के एक साथ नहीं गए। दिल्ली में कितनी बार शीला दीक्षित की 15 साल सरकार रही, बार बार इस भ्रष्टाचार के आरोप लगाते। जब इनकी सरकार बनी, कहीं भी एक बार किसी नेता को जेल भेजा हो तो बताइए? कोई थे नहीं, आरोप लगा के जेल भेजने का काम करते थे। आज खुद इस्तीफा नहीं दे रहे और जो अपने कार्यकर्ता हैं वो तो उधम मचाएंगे कि हमारा नेता आ गया। अब इनको राजनीति हरियाणा के अंदर करें, दिल्ली के। अनुराधा जी, अरे सच्चाई की बात है, दिल्ली की जनता जल्दी से आप भी कमेंट कर दीजिए क्योंकि आपको जाना होगा ना। अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं जश्न के लिए। मनोज जी, जेल में तो डाला ही जाएगा। इससे पहले इतने कम समय में किसी पार्टी ने इतना बड़ा स्थान भी तो प्राप्त नहीं किया ना इस देश में। किसी पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत भी तो नहीं मिला ना इतने कम समय में। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को लूटा, गाने की तोड़ने की कोशिश तो हमें की जाएगी ना। लूटा, स्कूल के नाम पे लूटा, उन्हें कोई क्या झुकाएगा? झुकाने की कोशिश तो उसे की जाएगी ना। देश की जनता को, दिल्ली की जनता को धोखा दिया केजरीवाल जी ने। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, हिंदी का नहीं 3 बार चढ़ चुकी है शिवम साहब। मैंने कहा फिर नहीं चढ़ेगी, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? आप इस उम्मीद में हैं कहीं चौथी बार ना चढ़ जाए। काट की हांडी बार बार सिरे नहीं चढ़ती साहब। चलिए, आने वाला समय बताएगा, बहुत जल्दी समय आ रहा है, बताएगा आपको। ही होगा। देश की जनता, दिल्ली की जनता का अपमान करने वाले को, दिल्ली को भ्रष्टाचार की नगरी, शराब की नगरी बनाने वाले को जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। वरुण साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार बदलने दीजिए, यही सीख से आपका भी प्रतीक्षा करेंगे। जो ये बात बोल रहे हैं उनकी भी प्रतीक्षा यही सीख से कर रहे हैं। सरकार बदलने दीजिए, देखिए सब सामने आ जाएगा। जो मैं वरुण जी से पूछना चाहता था, वो अनुराधा जी ने खुद ही कह दिया
मैं वरुण जी आपसे यही पूछना चाहता था कि अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि अगर 20 सीटें अगर बीजेपी की और कम हो गई होती तो ये लोग जेल में होते। क्या अब यही चलेगा देश में? बिल्कुल, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ये कहा जाए कि इस देश में 2004 के बाद की जो राजनीति रही है वो इसी तरीके की रही है कि जहां पर देश में आप जब सत्ता में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, यूपीए आई, तो उन्होंने जिस तरीके से 12 साल तक लगातार नरेंद्र मोदी को परेशान किया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। तो जब उनके साथ जो हुआ वो कर रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही कह रहे हैं कि भैया अब हमारे साथ आप कर रहे हो तो हम आपके साथ करेंगे। हालांकि गौरतलब ये है कि CWG स्कैम, कोल स्कैम, ये सारे 2014 के पहले के स्कैम थे। ये विजय माल्या स्कैम जो किंगफिशर स्कैम था, ये 2013 का स्कैम ओपन हुआ था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि अब उनमें धीरे धीरे कहीं। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यदि आप रिकवरी रेट देखें ईडी का और सीबीआई का इन केसेस, इट हैज इंक्रीज। फाइनेंस एक्ट 2018 आने के बाद से जो भी केसेस ईडी इन्वेस्टिगेट करती है, अब उसमें ईडी को कन्विक्शन तक रुकना नहीं पड़ता। कॉमन इंसान को जो पैसे इन सरकार, इन भगौड़ों ने खास करके, या फिर जिन लोगों ने भी चूना लगाया होता है बैंकों को, वो सारे पैसे वो रिकवर कर लेती है। तो चेंजेस आई हैं, तो इस चीज के लिए भी हमें इस गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत तो सराहना करनी शिवम पड़ेगी। साहब, कुछ सवाल है जो अब भी उठ रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उसकी कार्रवाई को लेकर। मैंने कहा ना, मैं तो मनोज भाई आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आप चौथा स्तंभ है, यदि कोई त्रुटि है, कोई कहीं कमी पेशी लगती है तो कृपया करके उसका उजागर कीजिए। मैं तो अब आप ही को भेजूंगा सीधे, मेरे पास कोई मामला आएगा तो। सर ईडीआई सीबीआई उनके पीछे भी लगाई जाएगी, इसलिए चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बात मैंने फिर कहा ना, देश की न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, ना किया गया था, ना किया जाएगा, और भ्रष्टाचारी को जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। अनुराधा जी, कट्टर मोदी जी हैं ईमानदार, कट्टर ईमानदार मोदी जी, शिवम जी का कहना है। देखिए मनोज, पूरा देश देख रहा है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो पुल बनाए गए वो कागज के पुल की तरह से गिर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो प्रतिमाएं बनाई गई, चाहे वो शिवाजी जी की प्रतिमा हो या और वो ऐसे हवा के साथ उड़ रही है, इनकी ईमानदारी के सबूत तो सारा देश देख रहा है। सड़कों के अंदर, अयोध्या के अंदर अरबों रुपया खर्च किया गया, पहली बारिश में ही सड़कों के ऊपर इतने गड्ढे हो गए कि आप पैदल भी नहीं निकल सकते। राम मंदिर में पानी आ रहा है। आप बताइए, ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब नहीं होता तो 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे नहीं रह गए होते। आपकी पार्टी, जनता ने जवाब दिया इनको, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के नेताओं ने सब कुछ कह दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। और आप कह रही हैं, आपने भी सब कुछ कह दिया और आप कह रही हैं कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कह तो शिवम जी ने भी दिया है, लेकिन संकेत गौरतलब एक और बात है, एक और गौरतलब बात है मनोज भाई जी। दिल्ली में सरकार होने के बाद भी 7-0 का आंकड़ा है, याद दिला दीजिए अनुराधा को एक बार। नहीं, याद तो हम दिला देंगे, लेकिन देखिए जो शेर अनुराधा जी ने। मनोज जी, अभी वरुण जी फिर कहेंगे कि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मैं इनको बता देती हूँ, आम आदमी पार्टी का जज्बा सुनिए, अपने और देश को गिरा नहीं सकते, तेरे सिक्के उठा नहीं सकते, आप मुझसे जीत तो सकते हैं, आप मुझे हरा नहीं सकते, ये जज्बा है हमारा। आप हमें इस तरह से तोड़ नहीं सकते। ये दूसरा शेर है सीटों के जीतने की शिवम साहब, और आपसे हमेशा एक शिकायत हाँ, रहेगी, हमेशा एक शिकायत रहेगी कि एक बढ़िया वाला शेर अपनी जेब में डाल के आइएगा। देखिए कितना बढ़िया शेर सुना है उन्होंने। पहले उन्होंने क्या कहा, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, लुटेरा ही कातिल है और लुटेरा ही सिपाही है। दूसरा भी ठोक दिया उन्होंने। अब आपको भी एक बढ़िया सा, अगली बार आए तो एक बढ़िया सा जेब में दो चार पेपर डाल के लाइएगा थोड़ा सा। माफ कीजिएगा, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन बात कहता हूँ, यही मेरी आदत है, यही मेरी रुचि है। तो मुझे तो कहनी पड़ेगी ना तरीके से। बिल्कुल, और तरीका आपका क्या है वो आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर बाद तिहाड़ जेल से वापस निकल रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी पहुंच रही है और मुझे लगता है कि अनुराधा जी भी तैयारी कर रही होंगी पहुंचने के लिए। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, लेकिन बीजेपी क्या संकेत देगी इसे लेकर इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का करेंगे जो मेरे साथ इस खबरों के सफर में देश के सवाल